सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। जलसे, जुलूस और रैलियों के बाद अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का फैसला किया है और बात यह है कि इस एहतजाज का दौरानिया कितना होगा, इस पर कोई हतमी फैसला अब तक सामने नहीं आया है। वजीर दाखिला शेख रशीद का बयान सामने आया, कहना था कि ऑपोजिशन को एहतजाज पर फ्री हैंड दे रहे हैं मगर कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और नाजरीन, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए भी बताता चलूं कि फॉरेन फंडिंग केस में ही इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 18 जनवरी को तलब कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से कहना है कि अगर कोई गैर कानूनी फंडिंग हुई है तो इसके जिम्मेदार एजेंट्स हैं, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि पीटीआई के ही बानी मुनहरिफ रहनुमा अकबर एस बाबर ने इल्जाम लगाया है कि फंडिंग एजेंट्स के जरिए नहीं बल्कि दो कंपनीज के जरिए हुई है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि फॉरेन फंडिंग केस में क्या तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, और फॉरेन फंडिंग में जो जवाब तहरीक इंसाफ ने जमा करवाया है, ऐसा ही अगर ऑपोजिशन की जानिब से जवाब कराया गया होता तो तहरीक इंसाफ क्या इसे कबूल कर लेती, सवालात ना उठाती। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एहतजाज किया जाएगा ऑपोजिशन की जानिब से, तो इससे ऑपोजिशन हासिल क्या करेगी, फायदा क्या होगा ऑपोजिशन को इस एहतजाज से। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे सदीकुल फारूक साहब। बहुत शुक्रिया सदीक साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आफ्ताब साहब आपका भी शुक्रिया। सदीक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। यही सवाल सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। 19 जनवरी को एहतजाज का इरादा रखती है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, फायदा क्या है वैसे इससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। हम जो आइन ने हमें हक दिया है पुरअमन एहतजाज का, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि 6 साल हो गए हैं, पीटीआई के तमाम अकाउंट्स आ चुके हैं, इसमें मुबैना तौर पर इजराइल और इंडिया से फंड्स आए हुए हैं और ये किसी तारीख पे जाते नहीं थे। तो फिर पीडीएम ने फैसला किया कि अगर इस तरह ही होना है कि इमरान खान और उसकी पार्टी पर कोई मुकदमा ना चले और सिर्फ अपोजिशन को आप टारगेट बनाएं, और अपोजिशन के खिलाफ मुकदमे देने वाले जो जज एक तो फौत हो गए, वो भी ये बयान दें कि ज़बरदस्ती मुझसे ये फैसला करवाया गया है, तो फिर उसके बाद हम एहतजाज ना करें तो फिर और क्या करें इसके अलावा। और अब आपने देखा, आपने खुद ही कहा कि जी वो कहते हैं ये हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, ये जो एजेंट्स हैं उन्होंने अगर ले लिए हैं गलत फंड्स तो हमारा क्या कसूर है। कमाल है, तो आपने ऐसे एजेंट्स रखे क्यों थे? तो बहरहाल अब ये वहाँ है मामला। लेकिन साथ ये बातें भी आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत दबाव में है। हमें बाकी दो पार्टियों को, एक की सारे सबूत सामने पड़े हैं और बाकी दो पार्टियों को भी आपने साथ शामिल कर लिया बराबर करने के लिए। किसके कहने पे? ये क्या सूरत हाल है सर? लेकिन तो अब यहाँ पर सवाल एक और ये भी उठता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनको भी बुलाया गया है 18 जनवरी को। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी, अगर उसकी स्पेसिफिकली बात कर ली जाए, तो अभी तक कुछ भी जमा नहीं करवाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 40,000 शनाख्ती कार्ड जमा करवा दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80,000 शनाख्ती कार्ड जमा करा दे, 8 लाख जमा करा दे। जो उनके बयान से बात सामने आती है कि अगर कहीं से ऐसे कोई पैसे आ गए हैं जो गैर कानूनी है तो हमारा क्या कसूर है। इसलिए बुनियादी इस बात पर जाइए कि वो एतराफ़ कर रहे हैं दर हकीकत बिलवास्ता कि हमारे पास गैर कानूनी पैसे आए हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या इस हवाले से कुछ भी जवाब देने का इरादा नहीं रखती है कि फॉरेन फंडिंग के इल्जाम तो उन पे भी है, जवाब उनसे भी तलब किया गया है। 19 को आपने एहतजाज करना है, 18 को आप लोगों की अपनी भी तलबी है। इस हवाले से हमने जवाब दिया है और फर्रुख हबीब साहब ने वहाँ जो रिकॉर्ड करवाया है बयान, जो मेरे इल्म तक आया है कि जी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। ठीक, अच्छा, अब एक और सवाल उठता है कि सर इससे पहले जब मौलाना फजल रहमान एहतजाज के लिए निकले थे और वो तहरीक खत्म जब हो गई थी और
उसमें जो भी मौलाना फजल रहमान ने इंटरव्यू में कहा उसको आप जिस तरह मर्जी तोड़ मरोड़ के पेश करें, लेकिन उसके बाद जब तहरीक का खात्मा हो गया था उसके बाद भी यही कुछ किया गया था कि जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ही इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया था। तो इसको भी फिर उसी के साथ जोड़ा जाए कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसकी तहरीक से कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, तो एज द लास्ट रिजॉर्ट अब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि आपने ये जो कहा ना कि आप जब मर्जी तोड़ मरोड़ कर पेश करें, तो आपको किसने हक दिया है कि आप, मैंने बात की नहीं है तो खुद ही कह दें सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं ओवरऑल बात कर रहा था कि ये मीडिया में उनके बयान इंटरव्यू आया और उसके बाद उस बयान को बहुत तरीके से पेश किया गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ तो यही कुछ था ना कि जो पहले तहरीक चली थी उससे अलहदगी हो गई थी, मौलाना साहब अकेले रह गए थे और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया था। पहली बात यह है कि आप मुझसे बहुत जूनियर है इस मामले में। आपने तोड़ मरोड़ कर, जब मैंने अभी बात ही नहीं की, कहा क्यों है? सर मैंने आपसे आपकी बात नहीं की, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी बात नहीं की, मैं कह रहा हूं मीडिया के अंदर उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आप अपने आप अब मैं इसको, चलो मैं एक लम्हे के लिए रुक जाता हूं, आप दोबारा प्रोग्राम देखें और उसमें देखें कि आपने मीडिया का कहा है, ये तो अभी रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने कहा कि या आपने मुझे कहा है कि आप उनके इंटरव्यू को चलें सर, आगे चलें सर। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। मेरे बरखुरदार, आप एक एक लफ्ज नाप तोल कर इस्तेमाल करें, मैं नाप तोल कर इस्तेमाल करता हूं। अब मैं आगे चलता हूं। पहली बात यह है कि हमारा मकसद आइन, कानून और जमहूरी उसूलों के मुताबिक चलना है। उसमें हम आम एहतजाज करें और 6 साल एक पार्टी के ख़िलाफ़, जबकि अकबर एस अहमद ने सारे सबूत भी दे दिए हैं, उसके बावजूद केस न चले, तो ये नाइंसाफ़ी है। ये रियासत मदीना की बात करने वालों को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब में फरमाते हैं, एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो कि यही अल्लाह से डरने के करीब है। तो ये अल्लाह से डरने की बात है। 6 साल से आप कहते हैं हम तो जनाब आएंगे नहीं। आप शहबाज शरीफ ने आपके खिलाफ केस किया है, वहाँ आप पेश नहीं होते, और जनाब हेलीकॉप्टर केस में आप पेश नहीं हुए। रातों रात आप जनाब सदारती आर्डिनेंस ले आए। या आपको सब उल्टा पुल्टा जो करें या आपको, और हमें नहीं हासिल कि हम एहतजाज करें। तो हम जो एहतजाज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ गलती हुई, जहाँ जहाँ हम महसूस करते हैं कि आइन और कानून से इनहराफ है, वहाँ हम एहतजाज करेंगे। और ये ऐन आइन के मुताबिक है, ऐन हमारा हक है, और इसमें तोड़ मोड़ वाली बात कोई नहीं है। सर मैं तोड़ मोड़ की एक बार फिर से वजाहत कर दूं आपको। तोड़ मरोड़ के उनके इंटरव्यू को तो आप लोग पेश कर ही नहीं सकते ना। एनी हाउ सर, जो तैमूर तालपुर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस एहतजाज में शिरकत कर रही है, गो कि इसकी जो क़यादत है वो मरियम नवाज साहिबा करेंगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी भरपूर तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज है उसमें शिरकत कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, जो भी फैसले हैं हमारे, वो फैसले अटल हैं, और जो भी पीडीएम का फैसला है वो 11 की 11 जमातें उससे एग्री करती हैं। और पुरजोर तरीके से आपने देखा होगा, जितने भी अभी तक जलसे जुलूस हुए हैं, रैलीज हुई हैं, किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और उनके वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया है। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भी वही तरह से आपको झंडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजर आएंगे। मौलाना साहब और मरियम नवाज साहिबा के हम कदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होगी। फैसला क्या किया गया सर? वहां पे 1 घंटे के लिए एहतजाज होगा, 2 घंटे के लिए एहतजाज होगा, धरना देना है, आखिर वहां पे एहतजाज किस किस्म का होगा और कितने टाइम के लिए होगा? हमें तो अपनी क़यादत का इंतजार है, हुक्म का। हमें अभी तक कोई ऑर्डर्स ऐसे पास नहीं हुए हैं। हमें वो कहेंगे घंटे के लिए आए तो हम घंटे के लिए खड़ा होंगे। अगर वो कहेंगे आपको 1 महीना यहाँ पे कयाम करना है तो हम 1 महीना यहाँ पे कयाम करेंगे, जब तक ये करप्ट, मोस्ट रूथलेस जो लोग हैं, जिनको हम समझते थे कि वो सिर्फ सेलेक्टेड और नाअहल हैं, उनका अब तो ये पता चल गया कि कितने बेरहम और बेहिस ये लोग हैं, जो 7-7 से दिन 11-11 लाशों का बेहुरमती कराते हैं उनके साथ। तो इनको हटाने के लिए हर चीज की जाएगी, इन करप्ट को हटाने के लिए हर हद तक जाया जाएगा। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हम कानून को भी अपने हाथ में लेने को तैयार होंगे अगर इन्होंने हमारे साथ कोई हरकत की।
अच्छा, कानून आप हाथ में लेने के लिए तैयार होंगे, मतलब कि आप ये समझते हैं कि वहां पे एहतजाज अगर हाथों से निकल, आप चाहते हैं कि वहां पे एहतजाज इस तरह का हो कि उसमें कोई खिलाफ कानून बात हो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो हमें सर, वो कहते हैं, शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि ऐसी कुछ हम लोग इरादा नहीं रखते हैं। मसला ये है कि ये जो यू टर्न सरकार है, ये जब से आई है इसने वही किया है जो ये कहते हैं उसका उलट होता है, इसीलिए ये यू टर्न मशहूर है। जब ये कहते हैं हम नहीं रोकेंगे, ये रोकते हैं, और जब ये कहते हैं हम रोकेंगे तो आखिर में ये भाग जाते हैं मैदान खाली छोड़ के। तो हम हर चीज के लिए तैयार और रेडी रहेंगे, इनका कोई भी हरबा हम इस्तेमाल होने नहीं देंगे। हमें हमारे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब ने वैसे ही कह दिया है कि अगर टाइम आया तो हम जेल भरो तहरीक के लिए भी तैयार हैं। ऑलराइट, अब सर नाक़िदीन ये कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिस्सा है, कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से वो जो फायदे हासिल करना चाह रहे थे वो हुए नहीं हैं। इससे पहले भी जब एहतजाज किया गया था, मौलाना फजलुर रहमान अकेले रह गए थे, और जब वो एहतजाज खत्म हुआ तो उसके बाद भी एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो इलेक्शन कमीशन है उसके बाहर एहतजाज किया गया था। तो इस बार भी इस तरह की सूरत हाल समझते हैं आप? जो नाक़िदीन है वो तो ये इसको ऐसे ही जोड़ते हैं कि पीडीएम से कुछ फायदा हासिल नहीं कर पाए हैं, द रीजन आप लोग अब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की जानिब जा रहे हैं। पीडीएम ने जो हिम्मत दी है इस अवाम को, इन लोगों को, और इनके अपने एमएनए एमपीज जो पीटीआई के, उनको आपके सामने है। इनका लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी कहता है कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए उनकी पॉलिसीज देखकर, उनकी गवर्नेंस देखकर। इनके अपने एमएनए, इनके स्पेशल असिस्टेंट्स अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या जबान इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके सामने आती जाती रहती है। जब प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का, एक इस्लामिक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर और अपनी आवाम को वो दाढ़ी पे हाथ रख के और डराता है और कहता है कि नैब और एफआईए मेरे साथ है, तो वो बुकराहट का शिकार हो चुके हैं। जो पीडीएम को एम्स चाहिए थे, जो उसे करना था, हम उससे बहुत बेहतर स्पीड में जा रहे हैं। आपने देखा इनके अपने इत्तेहादी इनको छोड़ चुके हैं, पीडीएम में शरीक हो चुके हैं। पीएमक्यूएम रोज इनको किसी ना किसी चीज पे ब्लैकमेल करके कोई ना कोई काला कानून पास कराती है, कोई ना कोई फैसला जो इनके हक में आता है गलत तरीकों से वो ले रही है। जो इंडिपेंडेंट्स इनके हैं, जिस तरह से वो इनके आजकल पीटीआई के मजे ले रहे हैं, वो भी सब आपके सामने। तो हम जिस स्पीड पे हमें चलना था उससे ज्यादा स्पीड पे जा रहे हैं, और जो रिजल्ट आनी थी वो हमें बहुत जल्द और बिफोर टाइम मिल रही है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा तैमूर साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी हमें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, एमएनए भी है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपके वक्त। आफ्ताब साहब, ये फॉरेन फंडिंग का केस लेकर समझते हैं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त मुश्किल में है? देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि मुश्किलात क्या है। कि ये इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंट इदारा है, और मतलब 2014 से इस केस को चल रहा है, तो अब तक क्यों नहीं फैसला कर लेती? अच्छा, ये फिर सिर्फ पीटीआई की हद तक तो नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का भी है, ये नून लीग का भी है, और तो हेलो, ठीक, जी बोलिएगा आफ्ताब साहब। अच्छा, ये तो सारी जमातों के हैं, तो बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला करना। सर, इसमें अब डिफरेंस ये है, एक डिफरेंस ये है कि गुज़श्ता रोज जो है वो काफी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से की जा रही हैं कि 2 एजेंट्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि 2 एजेंट्स जो हैं उनके जरिए अगर गैर कानूनी तौर पर मनी जो है फॉरेन फंडिंग की गई है तो इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। मतलब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2 एजेंट्स के जरिए फॉरेन फंडिंग की गई है, और इसके इम्प्लीकेशंस बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो सकते हैं। और कानूनी माहिरीन इस हवाले से ये भी कहते हैं कि ना सिर्फ सादिक और अमीन वजीर आजम पाकिस्तान नहीं रहेंगे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो उसका वजूद है वो भी खतरे में पड़ सकता है। अच्छा, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन एक इदारा है और वो एक फैसला करेगा, तो ये यकीनन पार्टी जो है उसको, पार्टी के पास जो भी वो है प्रूफ्स हैं वो देने चाहिए। और ये 2014 से, मैं ये बार एक बात कह रहा हूँ कि अब तो चलो 2018 में आए, तो 4 साल तक जो जिसकी हुकूमत थी उन्होंने उस वक्त, अगर अभी ये कहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस है, तो उस वक्त तो हमारा इन्फ्लुएंस नहीं था, तो इस पर क्यों नहीं फैसला हुआ? इसी तरह दूसरी जमातों का भी होना चाहिए, ताकि ये एक सिलसिला जो है इसको खत्म होना चाहिए कि कर दिया है। अगर मतलब मेरी समझ से बाहर है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें भी अमीन सादिक और अमीन ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस हवाले से सर चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस है, इसका फैसला जल्द अज जल्द आ जाना चाहिए, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलग से फैसला कम से कम जल्दी आ जाए।
तो नहीं, सबका आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी आना चाहिए, और भी जमात जिनका ताल्लुक है इसलिए कोई भी सब चीजों से है, तो सबका आना चाहिए अगर कोई केसेस है कहीं पर भी है तो। और उसके अलावा भी जितने केसेस हैं उन सबके फैसले आने चाहिए कि ये डिले करना जो है ये मुनासिब नहीं है। ठीक है। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, गुज़श्ता रोज वजीर इत्तलात शिबली फराज का भी बयान सामने आया था, उसमें उनका कहना था कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एहतजाज तो कर रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो फॉरेन फंडिंग के जो सबूत हैं वो भी इलेक्शन कमीशन लेके आए, तो आप कोई सबूत भी इलेक्शन कमीशन में लेकर जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अभी आपने कहा था कि फ़र्क क्या है पीटीआई के खिलाफ जो केस है फॉरेन फंडिंग और हमारे खिलाफ। मैं शिबली फराज साहब का भी साथ ही जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि अब आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी बता दिया 2014 और आप 7वें साल में दाखिल है, तो पीटीआई का तो असर रसूख 2010 से बहुत बढ़ गया था। इनको तो 2013 में असल में लाना चाह रहे थे हुकूमत में, वो फिर मैं बताऊँगा बाद में कि क्यों नहीं आ सकी। अब सूरत हाल ये है कि इनके खिलाफ पीटीआई के अपने बंदे ने अकबर एस अहमद ने ये शिकायत दाखिल की, सबूत भी दे दिए। फिर स्टेट बैंक के लिए अकबर एस बाबर, स्टेट बैंक ने फिर वो सारा कच्चा चिट्ठा भी दे दिया इलेक्शन कमीशन को। हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीटीआई के बंदे ने 6 साल के बाद जाके दरख्वास्त दी एज ए रिएक्शन, और मैंने अभी बताया कि उन्हें जुबानी बयान दिया है कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ये तो बुनियादी फ़र्क है। उसके बाद अब ठीक है, जो केस पहले है उसका पहले फैसला दें। ये क्लब क्यों कर रहे हैं, दें उसका। अब शिबली फराज साहब का जो कहना है कि जी सबूत लेके आए, तो शिबली फराज साहब क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं? इलेक्शन कमीशन को कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहिए। जो बात होगी हम वहाँ बताएंगे, लेकिन जिसका केस सबूत सामने आ गए हैं और अब वो एतराफ़ भी कर रहे हैं कि जी अगर पैसे आ गए हैं तो हमारा क्या कसूर है। तो इसलिए, और ये जो जिन लोगों ने इकट्ठे किए हैं एजेंट्स ने, ये उनका कसूर है। कसूर अब पीटीआई वाले मान रहे हैं, अपने जुर्म को वो तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है, ये पीटीआई वाले अब इकरारी मुजरिम हैं, ये है फ़र्क। ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, अब यहां पर आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगा, सबूत है वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्योंकि पीडीएम का हिस्सा है और वो भी 19 तारीख को एहतजाज का हिस्सा होगी, तो सबूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? पता नहीं कितने कितने इनकी चीजें प्रूव हो चुकी हैं, कितने इनके फ्रॉड के इनके केसेस हैं पीटीआई के, कितने इनके करप्शन के केसेस हैं। आप बीआरटी से लेके और चले जाए आखिर तक, तो आपके से भी छुपी ढुकी बात नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। इनके अपने ये वजीर को हटाते हैं वफाकी काबीना से और कहते हैं कि मोहतरमा जो है वो करप्ट थी इसलिए मैंने हटा दिया उनको। खान साहब कहते थे, मोहतरमा जवाब में कहती थी कि मैं ऊपर पैसे नहीं देती थी इसलिए मुझे हटाया गया। तो उसने अब वापस आके चार्ज ले लिया पंजाब में इत्तलात के औहदे का, तो क्या अब उसने पैसे देना ऊपर शुरू कर दिए या उन्हें पैसे लेना बंद कर दिए? तो ये तो उनकी करप्शन की दास्तान कहां से कहां तक पहुंचेगी। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आके खुली आवाज में आपको बता दिया, पूरी दुनिया को रिकॉर्ड दे दिया कि पाकिस्तान 117वें नंबर पे था मोस्ट करप्ट नेशंस पे, आज वो 120वें नंबर पे आ गया है। तो ये सब चीजें कोई छुपी छुपी थोड़ी है, हर किसी को हर चीज का पता है। पर जब तक सेलेक्टर्स नहीं चाहेंगे तो ये इसी तरह अपने मजे लेते रहेंगे। और ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक का कहा जाए। आप हमारे साथ रहिएगा, सिद्दीक साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, आफ्ताब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे वापस तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल के हवाले से प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुस्तकबिल वैसे क्या आप लोग फोर्सी करते हैं? मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का? क्योंकि इससे पहले इस्तीफों के भी दावे किए गए, सेनेट इलेक्शन में शिरकत ना करने के हवाले से भी बहुत सी बातें सामने आई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से। अब ज़िमनी इंतखाबात में भी शिरकत कर रहे हैं, तो आगे फ्यूचर क्या है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का?
देखिए, अब आपने खुद ही बताया, हम ज़िमनी इलेक्शनों में सब हिस्सा ले रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी समेत जी। इत्तेफाक राय से फैसला किया, ये हमारी ताकत है। लेकिन सर आपने इस्तीफे नहीं देने थे, इलेक्शनों में उन्हीं सीटों पे आप वापस जा रहे हैं जिनके आपने इस्तीफे देके असेंबली से बाहर निकलना था। मेरी बात सुन तो लीजिए ना, फिर आपने एक सवाल कर दिया, मैं जवाब दे लूं। हम सेनेट के इलेक्शनों में हिस्सा ले रहे हैं सब पीडीएम इत्तेफाक राय से कि हम जो परमानेंट इदारा है उसमें सीटें ज़ाया नहीं करेंगे, हम मजबूत होंगे। हम इस्तीफ़े इस वक्त नहीं देंगे, इस्तीफ़े आ गए हैं अल्लाह के फजल करम से। जब पीडीएम की लीडरशिप इत्तेफाक राय से फैली तो फिर बिल्कुल ये एटम बम ही होगा इस हुकूमत के लिए। तो ये तो हमारी ताकत है कि अगर कहीं हमने कोई ऐसी बात कह दी जिसकी इस्लाह की गुंजाइश है तो पीडीएम की लीडरशिप बैठती है और उसकी इस्लाह करके पहले से ज्यादा मुतहिद और मजबूत होकर आती है। तो ये हमारी ताकत है मेरे भाई। ठीक है। अब सर इलेक्शन कमीशन के बाहर जो आप एहतजाज कर रहे हैं, ये धरने में तब्दील हो सकता है? की बात आप कर रहे हैं, जरा मुझे बात करने दें जी। मैं एहतजाज की बात करता हूं। मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज करूंगा कि इसका फ्यूचर देखें। जिस हुकूमत ने 1180 अरब सर्कुलर डेट लिया, अब 3200 अरब होने तक पहुंचने वाली है, ये वर्ल्ड बैंक ने कह दिया। ये मेरे पास अखबार है, मैं इसको पढ़ के आपको बताना चाहता था। बिजली की कीमतें 8 रुपए यूनिट से 20 रुपए यूनिट तक पहुंचा दी। 6 हफ्ते में तीसरी दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। ये तो कहते थे हम 45 रुपए लीटर कर देंगे, 45 से ये 145 में पहुंचने वाले हैं। बेरोजगारी में इजाफा कर दिया। अभी जो परसों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। 5.8 जीडीपी से -1.5, 7.3 जीडीपी में कमी आ गई। इन्फ्लेशन 16%, 4% से 16% बढ़ा दिया। दवाइयों की कीमतें एक साल में 6 दफा बढ़ाई और 600 गुना तक बढ़ा दी। उस हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है? और पीडीएम का ही तो मुस्तकबिल है अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, आपका पॉइंट आगे। मैं चाहूंगा कि यही सवालात में आफ्ताब जहांगीर साहब के सामने रखूं। आफ्ताब साहब, क्या कहेंगे आप? बहुत से इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगते हैं और यह भी कहा जाता है कि हुकूमत को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से नहीं, खुद से ही खतरा है। गवर्नेंस के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले की न्यूज यह है कि पेट्रोल की कीमत में एक ही महीने में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। 3 रुपए 20 पैसे इस बार इजाफा किया गया है, जो कि आप 45 रुपए लेके जाने का इरादा रखते थे। तो क्या कहेंगे इस पर? अच्छा देखिए, बात ये है कि अभी मेरे सदीकुल फारूक साहब ने बहुत सारी बातें गिनवाई। पहली बात तो ये कि आपने भी इनसे सवाल किया था तो यही तो कह रहे थे, इन्हीं की लीडर तो कह रही थी कि जी बस मुंह पे मार के आना और ये करना और वो करना, इस्तीफे दे के आना, कहना ये लोग तुम्हारे मुंह पे मारा। तो फिर क्या हुआ? जाके कहा जी, जाके कहा कि जी गलती से आपकी तरफ आ गया था, हमारा तो कोई इरादा नहीं है। इनके 2 ही दिन जाके। लेकिन सर वो मैंने पहले ही ये बात आपके सामने क्लियर की कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से आपको कोई खतरा नहीं है, गवर्नेंस के मसाइल आपके बहुत ज्यादा हैं। अभी पेट्रोल के हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, अभी मेरे दोस्त भाई ने गाड़ी की बात की और मुख्तलिफ चीजों की। कल मोडीज की क्या रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, जिस अखबार, ये अखबार पढ़ के कह रहे हैं, मैं इदारे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस इदारे को चैलेंज कर दें। कल फिर जब मुख्तलिफ चैनल्स पर, हो सकता है आपने भी अपने चैनल्स पर बिठाया, मुख्तलिफ बिजनेसमैन को बिठाया था, माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है, हम ऑन ट्रैक पर आ चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि 20% गाड़ियों की के खरीद में फरोख्त में इजाफा हुआ है। वो पूरी एक रिपोर्ट आई है जो आपके सामने है कि ये बाइक्स कितनी बिकी हुई है। ये भी यही लोग यही बताते थे ना, साथदार वाले, कि देखो पाकिस्तान खुशहाल हो गया, हर आदमी के पास जो है मोबाइल फोन आ गया है। तो सर ये जो सम्राट है ये आम आदमी तक कब तक पहुंच जाएंगे? बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत के हवाले से आपको याद होगा वो कहते थे कि जो हुकूमत है वो इतने टैक्स ले रही है, ये तो पेट्रोल 45 से कम होना चाहिए। मैं आपको ये तो बताना चाह रहा हूँ कि जी उसके बाद जहाँ तक रह गया इंडस्ट्रीज का सवाल, आप इस वक्त चले जाएं कि एक्सपोर्ट हमारी किस तरह है। लोगों को इस फैसलाबाद में लोगों ने लिख के लगाया हुआ है कि जी हमें रोजगार, बेरोजगार जो लोग हैं, अगर रोजगार की जरूरत है, हमें मजदूरों की जरूरत है। क्या कराची में मैंने बात की, उन्होंने कहा अफ्ताब भाई कोई भी आपके पास आदमी हो हमारे पास भेजो, हमें जरूरत है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ ये चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं।
लेकिन इसमें भी हम ये नहीं कह रहे कि जी अभी और मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इंशाल्लाह ताला हम जो है जो चीजें ऑन ट्रैक है इनको ऑन ट्रैक करते हुए बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंडस्ट्री जो है सर 2.5 साल हो गए, तो ये कब तक बेहतरी के लिए आवाम उम्मीद रखें? 5 साल बाद रखें कि 5 साल का वक्त पूरा होगा उसके बाद हम अच्छे ट्रैक पे आ जाएंगे? सबसे बेहतर फैसला तो आवाम ही करती है ना, सबसे बेहतर फैसला तो आवाम ही करती है। और वो ये 2023 के इलेक्शन में जब हम आएंगे तो फैसला करेंगे कि आप आपके कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सवाल है कि ये अब मौलाना फजल रहमान की तो खुद अभी लोग उनके कामरान साहब, मैं जरा तस्हीह कर दूं अपने स्टेटमेंट की। अब सिद्दीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे साथ, जहांगीर आफ्ताब साहब रहिए साहब। जी सिद्दीक साहब। जी मैं अपनी स्टेटमेंट की तस्हीह कर दूं। जो मैंने 3200 अरब कहा है, नहीं, ये वजारत बिजली ने ये खबर है। वजारत बिजली और पानी ने आज खुद ये कहा है कि ये 2,805 अरब, मैंने 3200 कह दिया, वो गलती थी। 2,805 जो है ये सर्कुलर डेट यहाँ तक पहुँच जाएगा। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूँगा कि 5.8 GDP खराब थी और -1.5 अच्छी है। 4% इन्फ्लेशन खराब थी और 16% जो है वो अच्छी है। ये बता रहे हैं आफ्ताब जहांगीर। फैसला तो आवाम करेगी ना, इसका फैसला तो आप नहीं कर सकते। आवाम करेगी, यानी GDP का फैसला और इन्फ्लेशन का फैसला आवाम करेगी। जो है जिस तरह आप चाह रहे हो, जो आप कहते थे कि जी हम इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, आप ये कहते थे। अच्छा आफ्ताब साहब, एक सिंपल से सवाल वैसे मेरे लिए आप जवाब दें। ठीक है आफ्ताब साहब, जो आपकी नजर में पाकिस्तान, आफ्ताब साहब 1 मिनट रुकिएगा, एक सवाल बस ले ले मेरा। आफ्ताब साहब सिर्फ एक सवाल ले ले मेरा। आफ्ताब साहब एक छोटा सा सवाल मेरा ले लें आप। सवाल, आप शरीफ आदमी हैं, सवालों के जवाब दें। पाकिस्तान में आके इलाज करवाए ना, पाकिस्तान में आके और अपने जितने सर वो छोड़े सर, सर मैं अवामी एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपकी नजर में। उनका जवाब दें। पाकिस्तान में आगे लोगों को फेस करें, लोगों की पाकिस्तान में आके मीडिया को फेस करें, पाकिस्तान में आके लोगों को फेस करें और बताएं कि हमने क्या किया। सर यही कहेंगे सर, इन्हीं बातों को ऑपोजिशन पे तनकीद करके ही सर पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था और अब इस वक्त आप बरसर इकतदार हैं। सवाल आपसे ये है 2.5 साल बाद आपकी नजर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में इस वक्त आम आदमी खुशहाल है? मतलब इस तरह के धरनों से और जुलूसों से तो फैसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सर, पाकिस्तान की आवाम ही करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे 2023 के अंदर भी हम इससे ज्यादा अक्सरियत के साथ वापस। ठीक है सर। सर अब यहाँ पे सवाल ले ले मेरा सर, आपकी नजर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में इस वक्त एक आम आदमी खुशहाल है? 2.5 साल पहले जो कंडीशन थी एक आम आदमी की, 2.5 सालों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दौर गुजारा है उसमें आम आदमी की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो गई है? अच्छा देखिए, ये कुछ यकीनन मुश्किलात भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किलात नहीं है, मुश्किलात भी हैं, लेकिन जिस हालत में हमें मुल्क मिला था, जो हालात इन्होंने छोड़ के देते, उसको सही करते करते इनके कर्जों का छूट उतारते हम इसमें जीते पहुंचे, लेकिन चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये इसी तरह होता है, आपके इदारे के साथ भी यही हुआ था, आपके इदारे के साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब उस पर जब मुश्किल वक्त आया था तो उसमें भी बड़ा मुश्किल वक्त देखा था, लेकिन ये चीजें वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाती है। 2023 तक ये चीजें बेहतर हो जाएंगी और फिर है कि सर, लेकिन अब यहाँ पे सर आम आदमी ये सवाल करता है कि जो अंडे हैं वो मुर्गी के बराबर हो चुके हैं, मुर्गी के बराबर अंडों की कीमत फी दर्जन जा चुकी है, चीनी की कीमत है वापस 100 सेंचुरी क्रॉस कर रही है, जिसपे आप लोगों ने नोटिस लिया था, एक्शन लिया था। पेट्रोल की बात करें, 1 महीने में 2nd टाइम पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। अद्वियात के हवाले से अवाम कहते हैं कि 300% अद्वियात की कीमतों में, अब कहते हैं कि 500% तक इजाफा हो चुका है। अब ठीक है आफ्ताब साहब, आपसे मैं सवाल रखूंगा, तैमूर तालपुर को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तैमूर साहब, एक और अवाम आपसे भी गिला करती है, ऑपोजिशन से तो गिला अवाम का यह है कि ऑपोजिशन जो है वो अपने केसेस के चक्कर में पड़ी हुई है, उनको अवाम का गिला नहीं है, उस तरह से ऑपोजिशन जिस तरह करनी चाहिए वो नहीं मिल रही है हमको देखने में। अवाम कितनी खुश है हमारे पॉलिसी से और हमारी कारकर्दगी से और हमारे पीडीएम के जलसों से, वो तो आपको हमारे जलसों में आके पता चलता है किस तरह से हमारी जलसेगाहें फट रही होती हैं। हमारे जलसेगाहें खत्म होने के बार भी जो है लोगों का क्या हजूम होता है। तो ये है अवाम की राय जो अवाम बता रही है। मुझे तो अभी शर्म आ रही थी मेरे भाई की बातें सुनते हुए कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, इनको खुशी है कि गाड़ियों की सेल बढ़ गई है। हमें पता है आप अमीरों को ज्यादा अमीर करने आए हैं,
हमें पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ करप्शन करने आए हैं। आपका एजेंडा था, एजेंडा 1, और एजेंडा 1 था इस मुल्क को लूटना, इन गरीबों से जो भी छीन के और अपने पेटों में डालना, जो आपने प्रूफ करके दिखा दिया है। तो आप बात करें आजकल महंगाई की, जो आपने 95 लाइफ सेविंग ड्रग्स थे जो जान बचाने के लिए इस्तेमाल होते थे, उनकी कीमत आपने 250% बढ़ा दी है। आप बात करें, आपकी गाड़ियों की सेल बढ़ गई है, डूब मरने का मकाम है। आप आटे रोटी की बात करें, आप बात करें। सर बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है वैसे, कोई भी हुकूमत आती है, चाहे मुशर्रफ आया उसने भी एहतसाब की बात की, नून लीग भी एहतसाब की बात करती रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग के एहतसाब की बात करती रही है अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी का भला नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके वक्त का, सदीकुल फारूक साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया, तैमूर तारपुल साहब आपका भी शुक्रिया। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ बात कर लेते हैं जो स्कूल्स दोबारा से खुल रहे हैं 18 जनवरी से, उस हवाले से हम प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र बड़ी खबर सामने आई है। 18 जनवरी से जो मैट्रिक है, मैट्रिक से इंटर तक की जो क्लासेस हैं उनका बाकायदा आगाज होने जा रहा है, और अब 1 फरवरी से जो पहली से 8वीं जमात की क्लासेस हैं उनका भी आगाज किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं ऑल सिंध पेरेंट एसोसिएशन के उमैर अहमद शेख साहब, और मियां रिज़ाउर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उमैर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। पेरेंट्स के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं अब स्कूल्स खुलने के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि बोल वालों का कि आपने जो है हमें पेरेंट्स का भी राय लेने की आपने कोशिश की। देखिए, इस हवाले से जिस वक्त स्कूल्स बंद हुए थे तो उस वक्त जो है सिचुएशन ये थी कि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे थे, और जो गवर्नमेंट ने जो है वो एहतियाती तौर पे जो है स्कूल्स को बंद किया था। अभी भी सिचुएशन ये है कि जो है शहरों के अंदर और पूरे मुल्क में जो है वो केसेस काफी बड़ी तादाद में है, और अभी भी वो सिचुएशन नहीं आई है कि स्कूल्स को जो है वो खोला जाए। तो सर बाकी तमाम इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं, आप नहीं समझते कि अब गुज़श्ता रोज भी मेरी डॉक्टर अताउर रहमान से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि 5 साल तक कोरोना रहेगा दुनिया भर में, 5 साल तक हमें इसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। तो आप नहीं समझते कि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल हैं ये बच्चे, तो अब स्कूल्स का भी आगाज कर देना चाहिए? देखिए, स्कूल खास तौर पे अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं तो प्राइवेट स्कूल्स की अक्सर जो हैं वो ऑनलाइन स्कूलिंग पे वो जा चुके हैं, और ऑनलाइन स्कूलिंग के जरिए जो है वो एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे अपने बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहां पे ऑनलाइन स्कूल फुल रिगर के साथ जारी है। तो अब बच्चों की सेहत जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और दुनिया भर की भी अगर बात की जाए तो दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी जहां की आप बात करें तो वहां पे भी अभी स्कूल वजह यही है कि ग्लोबल पेंडेमिक है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मियां भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, अब इससे पहले हमने देखा था कि स्कूल्स खोले गए थे, उसके बाद कुछ टाइम बाद स्कूल्स को दोबारा से बंद कर दिया गया। अब ऐसा ही चलता रहेगा, दोबारा से केसेस आएंगे, स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई का हर्ज इस तरह नहीं होगा कि बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ऑनलाइन स्टडीज की जानिब जाना है, जब उस पे यूज टू होना शुरू होते हैं तो दोबारा से स्कूल खोल दिए जाते हैं, तो इससे भी क्या पढ़ाई का हर्ज नहीं हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया है मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि देखें, इस वक्त बच्चे जो हैं वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे स्कूल जाने के लिए, वालिदैन मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे, टीचर्स मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे, और अब हम इस वक्त लर्निंग मोड में आना चाह रहे थे। और आज जब छुट्टियों का दोबारा ऐलान कर दिया गया है तो वो मैं समझता हूँ कि बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया गया है। आपने 9 महीने स्कूल बंद रखे, पूरी दुनिया में स्कूल खुले रहे, यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी कि 4 करोड़ बच्चों का एजुकेशनल लॉस था। इसके अलावा बहुत सारे और आलिमी इदारों ने रिपोर्ट दी कि बच्चों के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करता, बच्चे स्कूलिंग जारी रख सकते हैं। और आपने देखा कि जो लास्ट टाइम स्कूल खुले, 2 महीने जो स्कूल खुले रहे,
बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से SOPs सर ऑनलाइन तालीम में वैसे मुश्किलात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, वो भी जरा हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। मसाइल क्या दरपेश करने पड़ते हैं? देखिए, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो मैक्सिमम जो हमारी कंट्री में दी जा रही थी कामरान साहब, वो सिर्फ 12 से 14% बच्चों को मिल रही थी। और उन 12 से 14% बच्चों में से भी तकरीबन 6% बच्चे ऐसे थे जो ऑनलाइन तालीम को सीरियस नहीं ले रहे थे, जो उस पर तवज्जो नहीं देते थे और वो अपना टाइम ज़ाया करते थे, या वो सामने उन्होंने अपना स्कूल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल लिया और बाद में गेम्स खेलना शुरू कर देते थे, जिन्होंने इस ऑनलाइन सिस्टम को मजाक बनाया हुआ था। तो मेरी गुजारिश ये है कि सिर्फ आज ऑनलाइन एजुकेशन से थोड़ा बेनिफिट मिल रहा था, 92% बच्चे जो हैं उनको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था। ठीक, आपको पॉइंट आ गया। सॉरी आई हैव टू कट यू, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। बहुत शुक्रिया मियां रज़ा रहमान, आपने वक्त दिया। उमैर अहमद शेख साहब, आपने वक्त दिया। आपका उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।